नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 3 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। 71 बीपीएससी के लिए जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कृपया करके टॉपिक वाइज टारगेटेड करके पढ़ें, टारगेट बना करके पढ़ें और करंट अफेयर के लिए एक सोर्स रखें। मेरा वीडियो देखिएगा, मैं आपका पीटी और मेंस दोनों के रिगार्डिंग करंट अफेयर तैयार करवा दूंगा। पीटी के लिए एमसीक्यू भी है, जिसको हम लोग जल्द ही वीकली बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी शुरू कर लेंगे। ओके, 71 बीपीएससी के लिए जो भी पढ़ रहे हैं, कृपया करके पढ़ने के साथ साथ में आंसर राइटिंग वगैरह भी जरूर ही करें, वो परम आवश्यक होता है। उसके बिना आपका प्रिपरेशन अधूरा रह जाता है। तो सिलेबस कंप्लीट करने से पहले ही, सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान ही जब आप पढ़ रहे हैं तभी आप आंसर राइटिंग भी करें। आज का हेडलाइन क्या है देखिए, तो हेडलाइन है कल वक्फ बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया है। लोकसभा से पारित हो गया है, अब राज्यसभा के लिए जाएगा ये, देन राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद से ये बिल जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। कल बहुत ही भारी स्तर पर, बहुत ही बड़े स्तर पर डिबेट हुआ है लोकसभा में, लेकिन फाइनली ये बिल जो है ये पारित हो गया है। और लोकसभा से पारित होने के पश्चात से अब तो ये तो हो गया है कि उम्मीद एक्ट के नाम से अब इसको जाना जाएगा। उम्मीद के नाम से जाना जाएगा, वक्फ बोर्ड को उम्मीद के नाम से जाना जाएगा। क्या इसमें संशोधन हुआ है वो सब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसको बनने दीजिए, राज्यसभा से भी पारित होने दीजिए, देन एक बार और हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे डिटेल में। 2 अप्रैल है आज, तो कल 2 अप्रैल था, तो कल से भारत के मोटरवे पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर 25% का टैरिफ अमेरिका ने लगाना शुरू कर दिया है। 25% का टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम 25% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत जो हम लोग करेंगे, बिहार स्पेशल का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें बिहार में एक खेल आयोजित हुआ है, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। म्यांमार भूकंप को आज कवर करेंगे हम लोग, एक डिटेल आर्टिकल आया हुआ उसको करेंगे। चागोस आर्किपेलगी करेंगे हम लोग। उसके अलावा बीमस्टेक को पढ़ेंगे, भारत नेपाल संबंधों का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का सेक्शन देखेंगे। डिटेल में समझते हैं कि एक टॉपिक को, वीडियो अंत तक कृपया करके देखिए ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो। एक दिन में तैयारी नहीं होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो एक दिन तैयारी जरूर पूरी हो जाएगी। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला है आपका सेपक टकरा विश्व कप 2025। बिहार के पटना में आयोजित हुआ है सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या है ये, तो ये है आपका भारतीय पुरुष रेगू टीम ने बिहार सेपक टकरा विश्व कप 2025 के फाइनल में जापान को हराकर यह स्वर्ण पदक हासिल किया। मुझे पता है आपको इस खेल के बारे में नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सा गेम है सेपक टकरा। सेपक टकरा का भारत में इसको कहा जाता है मिक्स वॉलीबॉल। क्या है ये, तो मलेशियाई मूल का दरअसल में गेम है, ये मलेशियाई मूल का है और सेपक टकरा इसको कहा जाता है। इसका विश्व कप आयोजित हुआ था पटना में, जिसे भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए अगला क्या है, यह पहली बार है जब भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता हो। भारतीय दल ने कुल 7 पदक जीते। स्वर्ण पदक पुरुष टीम ने रेगू श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक महिला युगल टीम ने रजत पदक जीता है और कांस्य पदक पुरुष युगल टीम, और इन सभी ने कांस्य पदक हासिल किया है। इस विश्व कप में कुल 8 देशों ने पदक जीते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस खेल के बारे में भी बताऊंगा। एक सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग, पहले करंट, देन उससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा है, जबकि थाईलैंड 4 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन रहा है, 8 देशों ने, ये जो वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था इसमें पदक जीता, जैसे भारत चौथे स्थान पर रहा है। और टॉप पर कौन रहा है, तो थाईलैंड रहा है 4 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का यह प्रतियोगिता 20 से 25 मार्च तक पटना के कंकरबाग स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था। पटना में रहते हैं आप, आपको पता ही नहीं था आपके शहर में क्या आयोजित हुआ है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा महासंघ द्वारा किया गया, जबकि इसकी मेजबानी भारतीय सेपक टकरा महासंघ ने किया है। इसे विश्व कप में विश्व के 20 देशों ने भाग लिया, 300 से अधिक खिलाड़ी आए थे और ISTF विश्व कप का 5वां संस्करण था। सेपक टकरा विश्व कप का 5वां संस्करण था। देखिए अजीबोगरीब सा टॉपिक है, इसलिए पूछे जाने की संभावना इसकी बन सकती है आपके एग्जाम में। क्या है ये, तो ये एक पारंपरिक मलेशियाई खेल है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल फुटबॉल और वॉलीबॉल का संयोजन होता है। फुटबॉल और वॉलीबॉल को मिला दीजिए। वॉलीबॉल में हम हाथ से मारते हैं, फुटबॉल में पैर से मारते हैं। एक ऐसा गेम जिसमें दोनों से मार सकते हैं आप, उसी को सेपक टकरा कह दिया जाता है। भारत में इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 1980 के दशक में नागपुर महाराष्ट्र पहली बार इसको प्रस्तुत किया गया।
सेपक टकरा फेडरेशन भी बनाया गया है, 1982 में बनाया गया था। दिल्ली एशियाई खेलों की पूर्व संध्या पर इसका गठन हुआ था और ये सेपक टकरा वगैरह आयोजित करवाता है। दिल्ली में इसकी क्या है तो हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सेपक टकरा फाउंडेशन कहाँ पर है? फेडरेशन। तो इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन की स्थापना 1982 में हुई थी। यह सेपक टकरा खेल की विश्व स्तरीय शासी संस्था है। बड़ा ही ट्विंग ट्विस्टर सा शब्द है सेपक टकरा। तो इसका जो विश्व लेवल का फेडरेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय है आपका बैंकॉक, थाईलैंड में है। और 1982 में इसकी भी स्थापना हुई थी। 1912 में दिल्ली में भी भारतीय सेपक टकरा फेडरेशन की स्थापना हुई थी। अभी आपने हाल ही में इसमें गोल्ड जीता है, आयोजित हुआ है पटना में, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलियम के लिए पूछा जा सकता है ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। आज एक आर्टिकल आया हुआ है, भारत में लोकतंत्र का प्रभाव, आर्थिक विकास, कल्याणकारी योजनाओं का, अल्पसंख्यकों का प्रभाव। ये डिटेल आर्टिकल आया हुआ इंडियन एक्सप्रेस में। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। उसके कुछ विशिष्ट आंकड़ों को देखकर हम लोग इस अंदाज़ा लगाएंगे कि भारत में कमी महसूस की गई है गरीबी वगैरह में, और शहरीकरण में भी तीव्र प्रगति हुई है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी कहीं ना कहीं कम हुई है। तो इस टॉपिक को भी जरा देखेंगे। ये जो टॉपिक है यह डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता है आपसे, लेकिन अगर गरीबी से, असमानता से इस तरह से सवाल आते हैं तो वहाँ पर आप इन डेटा का उपयोग कर सकते हैं। यह लेख भारत में 2011-12 से 23-24 के बीच गरीबी दर में कमी, विभिन्न सामाजिक समूह जैसे हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC के बीच इस कमी के प्रभाव को दर्शाता है कि धार्मिक स्तर पर और जातिगत स्तर पर किस प्रकार से गरीबी की दर में कमी हुई है और किस प्रकार से सामाजिक असमानताएं कम हुई है और लोक कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पिछले 2011-12 से 23-24 के दौरान पहुंची हैं। इसी को लेकर ये डिटेल टॉपिक होगा। गरीबी दर में कमी 2011-12 में 30.4% था, जो 23-24 में 3.9% तक है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसमें गरीबी में कमी देखी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में 26.4% गरीबी से 23-24 से 3.9% तक हम लोग आ गए हैं। लेकिन आप जरा सा ध्यान दीजिए। क्यों ध्यान दीजिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड दुनिया नहीं होती है। दुनिया कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, ग्रे शेड में होता है। आपको यहाँ पर गरीबी का परिभाषा नहीं बताया गया है कि हम किसको गरीब मान रहे हैं, किसको गरीब नहीं मान रहे हैं। डेटा है, मुझे पढ़ाना था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने इस चीज़ को सोचा कि हमने गरीबी मापने का पैमाना क्या रखा है। क्या 6,000 रुपये हमने रखे हैं पैमाना? 2011-12 के 6,000 2023-24 के 6,000 के बराबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 2011-12 के 100 रुपये के आज के 100 रुपये के बराबर है क्या? कौन सोचेगा ये चीज़ें? क्यों नहीं सोचा आपने? तो ये चीज़ यहाँ पर गौर करने की चीज़ है कि ठीक है, हमें आंकड़ों में कमी दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि जो गरीबी का पैमाना हमने निर्धारित किया वो पैमाना 2011-12 और 23-24 के अकॉर्डिंग कंपेयर के लायक ही ना हो सकता है कि हमने 6,000 रुपये का, मान लीजिए हमने 6,000 रुपये का पैमाना बनाया हुआ है कि 6,000 रुपये अब जिसके पास आ गए हैं वो सब गरीब श्रेणी से बाहर हो गए। तो 2011-12 का 6,000 जो था वो आज के 10,000 से ज़्यादा का है, और 2023-24 का जो 6,000 है वो उस समय के 3,000 से भी कम पर चला गया है। तो इसको भी तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम पैमाना क्या अपना रहे हैं। चलिए अब आंकड़ा को दिखाता हूं मैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर तुलना की जाए तो मुसलमानों में 11-12 में 30.9% से 23-24 से 2.4% तक रह गई। यह कमी हिंदुओं की तुलना में तेजी से हुई है, यानी कि मुस्लिमों में गरीबी ज़्यादा तेजी से घटी है। हिंदुओं में 11-12 में 30.4% से 23-24 से 3.7% तक रहा है गरीबी कम होकर। ग्रामीण क्षेत्र मुसलमानों में गरीबी दर 31.7% से 2.4% और हिंदुओं में 30.4% से 3.7% तक घट गया है। शहरी क्षेत्र मुसलमानों में 39.4% से 5.7% और हिंदुओं में 24.4% से 3.7% तक में कमी देखी गई है। ये गरीबी के दर में कमी देखी गई है। आंकड़ा ही नहीं है, उसके नीचे विश्लेषण भी है, एनालिसिस भी है। ये तो केवल आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। सामाजिक समूहों में गरीबी की दर अनुसूचित जनजाति यानी कि ST 11-12 में 48.9% से 23-24 से 12.3% तक की कमी देखी गई है।
इसी प्रकार से एससी में 37.4% से 4.2% तक की कमी देखी गई है। ये कमी है, कमी दर्ज किया है हमने, इतना ज़्यादा कम नहीं हो गया है अचानक से। ओबीसी में भी देखा गया और सामान्य वर्ग में देखा गया है। अब देखिए जरा विश्लेषण क्या है। मुसलमानों में गरीबी दर में कमी हिंदुओं की तुलना में तेजी से हुई है, लेकिन सामाजिक समूह में एससी और एसटी में अभी भी उच्च गरीबी दर है। यह दर्शाता है कि सामाजिक आर्थिक असमानता अभी भी मौजूद है। सोशियो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है वो अभी भी मौजूद है, ये देखने को हमें मिलता है। और वो जातिगत आधार पर भी दिखता है कि सामान्य वर्ग में असमानताएं कम दिखती हैं, गरीबी कम दिखती है, वहीं पर एससी एसटी ओबीसी वर्ग में गरीबी हमें अधिक देखने को मिलता है। ये तो आंकड़ा ही कह रहा है। अगला देखिए क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में एसटी समूह में गरीबी दर सबसे अधिक 12.3% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में एससी समूह में 9.9% की गरीबी दर देखी जा रही है। लोकतंत्र का प्रभाव क्या है। भारत में लोकतंत्र ने आर्थिक विकास और कल्याणकारी योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सभी समुदायों को लाभ पहुंचाया है, और ये पिछले 10 वर्षों के दौरान हुआ है, जिससे हमें गरीबी की दर में कमी देखने को मिली है। और इस गरीबी की दर की कमी से क्या हो सकता है, तो भाई समाज में असमानता कम की जा सकती है। लोकतांत्रिक ढांचा और कल्याणकारी जो समाज की अवधारणा है, यानी कि डीपीएसपी की जो हम लोग बात करते हैं, कल्याणकारी समाज की बात करते हैं, उसको मजबूत किया जा सकता है। हालांकि अल्पसंख्यक और कमजोर समूह जैसे एसटी एससी को अभी भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समूह में गरीबी की दर अभी भी सामान्य वर्ग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। चुनौतियां क्या है। सामाजिक समूह के बीच असमानता को दूर करने के लिए नीतियों को और अधिक समावेशी बनाने की जरूरत है। इन्होंने लेखिका महोदय ने बोला है कि हमें इंक्लूसिव पॉलिसी का निर्माण करना पड़ेगा, न केवल इंटर कास्ट बल्कि इंटर रिलीजन बेसिस पर भी हमें इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाना पड़ेगा, सभी को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों में सुधार से इन समूहों की स्थिति में और भी ज़्यादा सुधार हो सकता है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर पर ध्यान देना चाहिए, न कि एक दूसरे को लड़वाने पर में ध्यान देना चाहिए। ये भी इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बनी हुई है, हमें अगर उसको कम करना है तो हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन पर, हेल्थ पर और एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, रोजगार पर ध्यान देना पड़ेगा। बीपीएससी मेंस 70 भी जो देने जा रहे हैं, आसान से जो टॉपिक हैं जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, महिला सशक्तिकरण है, हो सकता है कि ये सब सामान्य वाले जो टॉपिक होते हैं ये सब आपसे पूछ ले, तो इसको भी तैयार करके जाइएगा। ऐसा ना कि केवल टफ ही टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं। एक टॉपिक और पढ़ लीजिए कि एजुकेशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका रह गई है। बीपीएससी जिस हिसाब से चिढ़ी हुई है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट से, हो सकता है यही पूछ ले बीपीएससी बच्चों को जागरूक करने के लिए कि कोचिंग संस्थानों का क्या रोल है बिहार के एजुकेशन में, या एजुकेशन में सकारात्मक और नकारात्मक रोल आप बता सकते हैं। क्यों कोचिंग संस्थानों के रोल बढ़ते जा रहे हैं एजुकेशन में, क्या वो सही है या खराब है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो कृपया करके उस टॉपिक को भी थोड़ा सा पढ़ के जाएँ। भारत नेपाल संबंध, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, मोदी और ओली जो केपी शर्मा ओली हैं उनके बीच मुलाकात की बातें चल रही है। दरअसल नेपाल में हो क्या रहा है। नेपाल में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पता है किसके लिए, आप इमेजिन कर सकते हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि राजशाही को वापस लाओ, लोकतंत्र को खत्म करो और राजाओं को वापस लाओ। जो नेपाल के किंग हुआ करते थे इससे पहले, वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर गए। काठमांडू में बहुत तेजी से हिंसा भी देखी गई है, बहुत दिनों से 4-5 दिनों का संघर्ष चला है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी और लोकतंत्र के विरोधी लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है। जो वहाँ के राजा हैं उन्होंने बोला है कि ये लोकतांत्रिक ढांचा काम नहीं कर रहा है, ये बार बार सरकारें बदलती है, स्थिर सरकार तक हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, और लोग भी ऊब गए हैं वहाँ की सरकार से। और वहाँ पर ये संघर्ष चल रहा है कि राजशाही को वापस लाओ, लोकतंत्र को ख़त्म करो। अपने पड़ोस में चल रहा है, बिहार के ठीक उत्तर में चल रहा है, नेपाल में चल रहा है, बहुत ही बड़े स्तर पर चल रहा है। छोटा मोटा आंदोलन नहीं है ये। बीबीसी जैसे बड़े न्यूज़ चैनल भी इसको कवर कर रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पर जाके तो आपको मिल जाएगा। क्या सवाल सोचा आपने, क्या दिमाग में आपके सवाल आया, क्या सोचा आपने, कुछ तो समाज आपके दिमाग में आया होगा कि क्या सवाल पूछा जा सकता है। भारत के बॉर्डर पर ध्यान दीजिए, जैसे नेपाल, लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि लोग लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश, वहाँ पर सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को लोगों ने प्रदर्शन करके उखाड़ के फेंक दिया, और अभी मोहम्मद यूनुस साहब हैं जो इलेक्शन करवा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं किस तरह की गवर्नमेंट चला रहे हैं। म्यांमार में सैन्य तानाशाही है, वहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पाकिस्तान सो कॉल्ड लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर सैन्य शासन ही है, अप्रत्यक्ष ढंग से सेना ही शासन करती है, लोकतंत्र है ही नहीं।
श्रीलंका में 2 साल पहले जन विद्रोह हुआ था, लोगों ने विद्रोह कर दिए थे और उस विद्रोह के फलस्वरूप लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया था उन्होंने। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से भारत के बॉर्डर पर चारों तरफ लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो रहा है और गैर लोकतांत्रिक तत्व हावी हो रहे हैं। तो ये तो ऐसे हो गया भाई, 32 दांत के बीच में एक जीव है भारत। चारों तरफ हमारे लोकतंत्र को लोग कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने देशों में। वहीं भारत में लोकतांत्रिक ढांचा अभी भी मौजूद है। हाँ, कुछ हद तक इस पर निगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, लेकिन अभी भी लोकतांत्रिक ढांचा मौजूद है और लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनाए जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, सक्सेसफुली सरकारें बदलती हैं। तो ये चीज़ें भारत में अभी भी मौजूद हैं। बड़े परिदृश्य में देखा कीजिए चीज़ों को। हो सकता है आपसे सवाल पूछे कि भारत के सीमा पर सबसे बड़ी चुनौती आजकल कौन बनी हुई है, तो आप बता सकते हैं कि लोकतांत्रिक ढांचों का पतन भारत के सीमा पर जो देश स्थित हैं उनमें बना हुआ है। इस प्रकार से सभी देशों को कंबाइंड करके भी एक सवाल बनाया जा सकता है। मुझे दे दे पेपर तो मैं तो ऐसे ही सवाल बनाऊं जिसमें घुमा जाए दिमाग, खुद से ना जो ना सोचे वो बाहर हो जाए। ठीक है, देखिए जरा आप सवाल क्या, टॉपिक क्या है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच बीमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन में मुलाकात की संभावनाएं बन रही है। कहां पर यह बैठक होगी? मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही, थाईलैंड में बैठक होगी, बैंकॉक में। बीमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कौन कौन सदस्य हैं ये पता ही है आपको। बीमस्टेक में अलग से ही पढ़ाऊंगा। नेपाल के राजदूत जी ने बयान क्या दिया है? नेपाल के राजदूत शंकर पी शर्मा ने कहा दोनों देशों के बीच मौलिक मतभेद है, लेकिन आर्थिक एकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद है, लेकिन हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। दोनों देशों को लोगों से लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर काम करना चाहिए। पीपुल टू पीपुल रिलेशन एंड कल्चरल रिलेशन, रोटी और बेटी का संबंध कहा जाता है नेपाल के साथ में। यानी कि भारत के बिहार के सीमावर्ती इलाकों के बेटी उधर जाती हैं ब्याह कर कर, उधर की बेटियां इधर आती ब्याह कर, इसीलिए कहा था रोटी और बेटी का संबंध है। आप अलग नहीं कर सकते। कल्चरल रूप से इतने करीब हैं ये दोनों देश कि आप उनको अलग करके देख ही नहीं सकते हैं। मौलिक मतभेद क्या है? सीमा विवाद है बहुत बड़े एरिया में, 372 वर्ग किलोमीटर, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है ये जगह, तो उसको लेकर विवाद है। और बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी थोड़ा सा विवाद बना हुआ है। आर्थिक सहयोग, भारत नेपाल को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करता है, जो नेपाल की कुल आयातित बिजली का 35% है। दोनों देशों के बीच में ऊर्जा सहयोग स्थापित है। भारत नेपाल के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल, हाइड्रो पावर परियोजनाओं के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर मदद दिया है। सांस्कृतिक सहयोग, नेपाल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण और बौद्ध सर्किट के सहयोग की जरूरत है। रामायण सर्किट में जनकपुर, सीता का जन्म स्थान, और बौद्ध सर्किट में लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी शामिल किया गया है। यह सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दोनों देशों के बीच में संपर्क को बढ़ाता है। दोनों देशों के बीच में कल्चरल रिलेशन को क्या करता है? तो बढ़ाने का काम करता है। अब नेपाल में वर्तमान घटनाक्रम क्या चल रहा है? तो वही चीज चल रहा है जो मैंने आपको समझाया है। नेपाल भारत विरोधी और समर्थक राजशाही समूहों के बीच प्रदर्शन हो रहे हैं। दोनों के बीच भीषण संघर्ष हो रहा है, मतलब मार कुटाई तक हो रहा है दोनों के बीच में। एक बोल रहा है कि राजशाही को वापस लाओ, जो वहाँ के राजा हैं उन्होंने ही बोला कि हम वापस आना चाहते हैं, और दूसरे पक्ष जो है लोकतांत्रिक वाला वो बोल रहे लोकतंत्र चलेगा। ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा जब 5 साल तक सरकारें नहीं चल पाती हैं? तो इस तरह की चुनौतियां वहाँ पर देखी जा रही हैं। नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजनाओं भारत की भागीदारी को लेकर विवाद है, क्योंकि कुछ समूह ने इसे नेपाल की संप्रभुता पर हमला मानते हैं। संप्रभुता पर हमला भी मानते हैं। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको भारत नेपाल संबंध में मौजूद जो वर्तमान चुनौतियाँ हैं और क्या क्या संभावनाएँ हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब जरा बीमस्टेक के बारे में हम लोग बातचीत आज कर लेंगे। बीमस्टेक की बैठक थाईलैंड में होने वाली है ग्रुप। ये बैठक 2024 का ही है, लेकिन थाईलैंड में इलेक्शन हो रहा था इसलिए इसको 2025 के लिए टाल दिया गया था। अब ये बैठक इस वर्ष में हो रहा है। बीमस्टेक का गठन और इतिहास जो है ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। बीमस्टेक की स्थापना, पहला सवाल पीटी का, 6 जून 1977, 6 जून 1977 बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। शुरुआत में इसे BISTEC, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसमें म्यांमार को भी शामिल कर लिया गया और BIMSTEC कर दिया गया। बाद में फिर नेपाल और भूटान भी इसका सदस्य बन गया। फिर हमने इसका नाम रख दिया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दरअसल में सार्क का दूसरा भाई है ये। सार्क क्या है? तो भाई साउथ एशिया का एक एसोसिएशन है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान और भारत जिस संगठन में शामिल हो जाते हैं थोड़े दिनों में वो संगठन बंद हो जाता है।
जैसे अब एससीओ का भी वही हाल होगा। हालांकि देखते हैं एससीओ में तो बहुत बड़े बड़े देश भी शामिल हैं, लेकिन सार्क के साथ जो हुआ तो उसी कारण से भारत सरकार ने बीमस्टेक की तरफ में अधिक ध्यान देना शुरू किया और सार्क को बिल्कुल ही अप्रासंगिक बना दिया गया है। अब वो कोई काम नहीं करता है। मुख्यालय बीमस्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में है, ढाका। सदस्य कितने हैं? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हैं। ये 2 देश ऐसे हैं जो आसियान के सदस्य हैं। म्यांमार और थाईलैंड आसियान के सदस्य भी हैं और बीमस्टेक के भी सदस्य हैं। इन्हीं दोनों के नाम में आप कंफ्यूज होंगे, बाकी तो सारा आपका याद ही रहेगा। ये देश बंगाली खाड़ी के आसपास स्थित हैं, भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट हैं और कल्चरल दृष्टिकोण से भी एक दूसरे का निकट हैं। उद्देश्य क्या है इसका? आर्थिक विकास, क्षेत्रीय एकीकरण, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाना, सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान देना, पर्यावरण संरक्षण पर भी काम करना। 6 इसके उद्देश्य हैं। 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होगा? पहले हम आर्थिक रूप से एकीकरण करेंगे, फिर इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से कर लिया, अब क्षेत्रीय रूप से यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, फिर हमारे समाज को हम करीब में लाएंगे, फिर समाज नज़दीक आएगा तो कल्चरल रूप से तो निकटता हो ही जाएगी। अब कल्चर निकटता हो जाएगी, उसके बाद हम लोग सुरक्षा की बातचीत करेंगे। अब इतना सब कुछ हो गया तो पर्यावरण को कैसे छोड़ दें? आप कोई भी ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं इसको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गुरु जिनको आपको रटना ही पड़ता है, और अगर आप ये बोल रहे हैं कि मुझे रटना नहीं आता है तो सीख लीजिए, सही रहेगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र क्या है? क्या इन सभी को रटना है? बिल्कुल भी नहीं। 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है हमने, जैसे व्यापार, निवेश, परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण, लोगों से लोगों में संपर्क, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध। इन सभी पर हमने क्या किया? 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है और जिम्मेदारी एक एक सदस्य को दिया गया है कि आप इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करेंगे। जैसे व्यापार और कैसे बढ़े बीमस्टेक के क्षेत्र में, इसको लेकर बांग्लादेश काम करेगा। परिवहन और संचार कैसे बढ़े, इसको लेकर भारत काम करेगा। प्रौद्योगिकी को लेकर श्रीलंका काम करेगा। इसी तरह से सांस्कृतिक सहयोग के लिए भूटान को हमने दिया हुआ है। ये क्या है? तो अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किया गया। जलवायु परिवर्तन भी है और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी है, जिसके क्षेत्र में अलग अलग देशों को काम करना है बीमस्टेक के बीच में। संरचना क्या है? शिखर सम्मेलन या बीमस्टेक का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख भाग लेते हैं। हर 2 साल में आयोजित होता है, हर 2 वर्ष में आयोजित होता है बीमस्टेक का शिखर सम्मेलन, हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। कृपया इसको रट लें, याद करके रख लें। मिनिस्ट्रियल मीटिंग होता है, मंत्री स्तरीय बैठक होती है, फिर वरिष्ठ अधिकारी बैठक लेते हैं और बीमस्टेक अस्थायी समिति भी बनाया गया है जिसके डे बाय डे कार्यों को देखती है। बीमस्टेक उपलब्धियां क्या रही है? इसने क्षेत्रीय सहयोग को स्थापित किया है, जैसे भारत म्यांमार के बीच में कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है, इसका एक शानदार उदाहरण हो सकता है। 2017 में आपदा प्रबंधन के लिए भी अभ्यास आयोजित किया गया था। आतंकवाद के खिलाफ भी सहयोग स्थापित किया हमने और कल्चरल कनेक्टिविटी को तो हम बढ़ावा दे ही रहे हैं। जैसे बीमस्टेक ने बौद्ध और रामायण सर्किट को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल जैसे देशों के बीच में अच्छा काम किया है। चुनौती क्या है? सीमित प्रगति है, बहुत धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। अरे भाई, ईयू जैसे संगठन बनाओ अपने क्षेत्र में, कल्चरल रूप से एक दूसरे को एक करो, इकोनॉमिक रूप से एक दूसरे को एक करो। भारत की गरीबी, नेपाल की गरीबी, भूटान की गरीबी या बांग्लादेश की गरीबी, गरीबी तो गरीबी होती है। अगर हम सब देश मिलकर काम करें तो हम एक दूसरे की इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक दूसरे की डिमांड को, सप्लाई को, मांग को, हर चीज़ को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है? जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन है, जो केवल नाम के लिए अलग अलग देश हैं, सीमा नहीं है उनमें, और एक दिशा में काम करते हैं, एक भाषा में बात करते हैं कि भाई डेटा संरक्षण के लिए कानून बनाओ तो पूरे यूरोपियन यूनियन में बनाओ। क्या भारत के लोगों का डेटा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश लोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? जब आप एक होते हो तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। ये हम समझ ही नहीं पाते। हमारे बीच में इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतनी सारे हमारे बीच में असमानताएं हैं, इतने सारे अलग अलग संकट मौजूद हैं, जिसके कारण से हम ईयू जैसे संगठन का सोच भी नहीं सकते एशियाई देशों में। ठीक है, फिर भी मतभेद बहुत बड़े स्तर पर, वित्तीय संसाधन की कमी, चीन का भी प्रभाव है। अब चीन आता है, हमें पेडिग्री दिखाता है कुछ देशों को, वो दौरे दौरे उसके पीछे चले जाते हैं। अभी जैसे बांग्लादेश गया है, बोल के आया कि तीस्ता जल विवाद में तो आपको भी हम पार्टनर बनाना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस बोल के आए हैं, है ना? तो ठीक है, उनका भी होगा कुछ ना कुछ इलाज। तो ये चुनौतियां भी मौजूद हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, भारत का बीमस्टेक के लिए महत्व। इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी को जाने दीजिए यात्रा पर,
देन हम लोग इसके लिए भारत का महत्व पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी तो कुछ चीज़ें होंगी, उसको भी तो ऐड ऑन करना पड़ेगा हमें। तो बैठक होने दीजिए थाईलैंड का, तो उसके पश्चात हम लोग महत्व को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, पॉइंट को अगर आप देखना चाहें तो लुकिस्ट और एक्टिस्ट नीति में हमें मददगार होगा, चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है, आर्थिक अवसर, सुरक्षा और सांस्कृतिक कूटनीतिक रूप से सहयोग हमारे लिए मुहैया करवा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ब्रिटेन और मॉरिशस ने चागोस द्वीप सौदे को अंतिम रूप दे दिया है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। चागोस आर्कीपेलगी है, बहुत छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इस पर ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन को इसको वापस छोड़ देना चाहिए और सॉवरेनिटी सौंप देना चाहिए किसको, तो मॉरिशस को सौंप देना चाहिए। भारत ने मॉरिशस के इसमें बहुत ज़्यादा मदद किया। अब ये चागोस आर्कीपेलगी जो है ये किसका हो जाएगा, तो ये मॉरिशस का हो जाएगा, क्योंकि मॉरिशस का ही था। इससे पहले इसके बगल में डियागो गार्सिया भी है जो ब्रिटेन के पास था, लेकिन ब्रिटेन ने यूएसए को दे दिया। अमेरिका का यहाँ पर सैन्य बेस बनाया गया है, अमेरिकी सैन्य बेस है यहाँ पर, अब वो तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन चागोस आर्कीपेलगी कम से कम मॉरिशस को मिल जाएगा। चागोस आर्कीपेलगी ब्रिटेन ने मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने की शुरुआत कर दी है। ब्रिटेन और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को हस्तांतरित करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, इसमें डियागो गार्सिया शामिल है जो एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डा भी है। डियागो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर में प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डा है। 1965 ब्रिटेन ने मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह को अलग कर लिया, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। 1968 में मॉरिशस की स्वतंत्रता से 3 साल पहले इसको उन्होंने अलग कर लिया। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह से ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी घोषित किया और डिएगो गार्सिया को अमेरिका को सैन्य अड्डे के लिए पट्टे पर भी दे दिया। उसने चागोस को क्या बोला कि ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी मतलब हमारा खेत है ये आपके इलाके में, बस वही चीज़ है ये, बस वही है। जैसे नहीं बोलते दूसरे गांव में भी इस गांव के लोगों का खेत है, तो वही चीज़ वाला यहाँ पर है कि ये इंडियन ओशन में हमारा खेत है, हम इसको अपने पास रखेंगे। थोड़ा सा हिस्सा अमेरिका को दे दिया कि तुम इसमें क्या करो, तुम अपना काम करो। तो उसने सैन्य अड्डा बना लिया डियागो गार्सिया पर। समझौते का विवरण, इस समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह के संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित की जाएगी। ब्रिटेन को डियागो गार्सिया में सैन्य अड्डे को 99 साल तक के लिए बनाए रखने की अनुमति दी गई है। यह समझौता ब्रिटेन की संसद और मॉरिशस के संसद में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। अमेरिका की भूमिका, अमेरिका ने इस समझौते पर सहमति दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यह समझौता अच्छा काम करेगा। अमेरिका में कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने इस समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था, लेकिन अब चागोस आर्कीपेलगी दे दिया जाएगा किसको, तो वापस मॉरिशस को। ब्रिटेन विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने समझौते की आलोचना की, इसे राष्ट्रीय हित के खिलाफ बताया है, लेकिन अब तो ये वापस जा रहा है। चागोस द्वीप समूह के मूल निवासियों को 1970 दशक में जबरन हटा दिया गया था और वे अपनी मातृभूमि वापसी की मांग कर रहे थे। 1970 में उनको मार के भगा दिया गया था वहाँ से, और वो मांग कर रहे थे कि हमारा है, हमें वापस दे दो। तो ये अब मिल रहा है उनको। इसका लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में है और विषुवत के नीचे है ये, ठीक है। म्यांमार में भूकंप कैसे हुआ, ये बड़ा ही लंबा सा टॉपिक है। म्यांमार का अर्थक्वेक क्यों है लंबा सा, क्योंकि इसमें आपको कई सारे चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी मुझे। लंबा के सेंस में है, कुछ शब्द आएंगे कठिन, जिसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है। फॉल्ट लाइन ये क्या है, ये दिख रहा है जो आपको, इसको क्या कहते हैं, सेंगजान फॉल्ट लाइन कहा जाता है। सेंगजान फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन क्या होता है, जहाँ पर दो प्लेटें टकराती हैं, जहाँ पर दो प्लेटें मिलती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा प्लेट मिल रहा है, यहाँ पर भारतीय यूरेशियाई प्लेट, भारत और यूरेशिया का जो प्लेट है वो, और हिंद महासागर का जो प्लेट है वो, दोनों प्लेटें मिल रही हैं। और जहाँ पर भी कोई दो प्लेट मिलती हैं, दो प्लेट यानी कि पृथ्वी पर अलग अलग भागों में अलग अलग प्लेटें मौजूद हैं, जो दुर्बल मंडल के ऊपर में जो लिक्विड फॉर्मेट में है स्थल मंडल तैर रहा है। तो वही जो स्थल मंडल है उसी को अलग अलग प्लेटों की संज्ञा दे दी गई है, क्योंकि टुकड़ों के समान में तैर रहे हैं। जैसे हिंद महासागर प्लेट अलग है, प्रशांत महासागर का प्लेट अलग है, भारत और यूरेशियाई, इंडो ऑस्ट्रेलियाई यूरेशियाई प्लेट अलग है। ये सभी अलग अलग प्लेट हैं। कुछ गौन प्लेटें भी हैं, जैसे अरेबियन प्लेट एक ग्राउंड प्लेट का उदाहरण हो सकते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो वो वहाँ पर फॉल्ट बनाती हैं और वहाँ पर भीषण भूकंप की संभावनाएं बनती हैं। जैसे यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हिमालयन रीजन का निर्माण हुआ और वहाँ पर आज भी फॉल्ट विद्यमान है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो देश में भूकंप वाले क्षेत्र हैं वो पूरा हिमालयन रीजन है, जहाँ पर भूकंप जोन 5
5 घोषित किया गया है, यानी कि भूकंप के हाईएस्ट जो मेजर होते हैं उस स्तर के भूकंप भी देखे जा सकते हैं, तो ये फॉल्ट ही कहलाता है। उसी प्रकार का एक फॉल्ट म्यांमार में भी मौजूद है और उस फॉल्ट के कारण ही अभी भीषण भूकंप वहाँ पर देखा गया है। सरकारी आंकड़ों में लगभग 4000 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत बड़े बड़ी ऐतिहासिक इमारतें, बहुत बड़े बड़े पुल, जैसे कलादान नदी जो है उस पर जो पुल था वो भी क्या हो गया, तो टूट गया है। और बहुत बड़े बड़े पुलों को, बहुत ऐतिहासिक स्थल थे, कई सारे पैगोडे बनाए गए थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थल थे, सारे के सारे सैटेलाइट इमेज हमें टूटे हुए दिखते हैं। मीडिया वहाँ पर काम नहीं कर रही है म्यांमार में, क्योंकि सैन्य वहाँ पर तानाशाही वाली शासन है, तो लोकतांत्रिक मीडिया तो है नहीं कि सारे डेटा और सारे न्यूज़ बाहर आ सकें। लेकिन फिर भी वहाँ से जो सैटेलाइट के माध्यम से तस्वीरें आई हैं उसके माध्यम से पता चला है कि बहुत ही भीषण स्तर पर तबाही मची है। कहाँ पर, तो म्यांमार के इलाकों में। 28 मार्च को म्यांमार में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। मांडले से 142 किलोमीटर दूर था। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह भूकंप सॉन्गिंग फॉल्ट के कारण हुआ है। यही सैंगिंग फॉल्ट है। सैंगिंग फॉल्ट इसको कहा जाता है। सैंगिंग, सैंगजैंग भी कह देते हैं कई सारे लोग, लेकिन दरअसल में इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे आप लोग, सॉन्गिंग फॉल्ट। फॉल्ट अभी मैंने समझाया क्या होता है, जहाँ पर 2 प्लेटें मिल रही होती हैं। इस भूकंप ने मांडले और बागान में कई मंदिर, इमारतों को, बौद्ध मंदिर, इमारत, ऐतिहासिक इमारत, सबको गिरा के रख दिया। क्यों? क्योंकि भूकंप भले 6.2 तीव्रता का था, लेकिन रहा काफी देर तक, लगभग में 3 मिनट तक रहा है। ये कुछ सेकंड के लिए अगर झटके आ जाए ना गुरु, तो हल्के फुल्के बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ये तो मिनटों तक रहा है। 1000 से अधिक लोग प्रभावित हुए, कई घर और मंदिर ढह गए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मणिपुर, मेघालय में भी कंपन महसूस किया गया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान हमारे यहाँ नहीं हुआ है। सांगिंग फॉल्ट म्यांमार में एक सक्रिय टेक्टोनिक फॉल्ट है जो भारत यूरेशिया और इंडियन ओशन प्लेट के टकराव से बनती है। भारत यूरेशियाई 3 प्लेटें हैं यहाँ पर। भारत इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है और इंडियन ओशियन प्लेट है। इन तीनों के फॉल्ट से यहाँ पर इसका टेक्टोनिक फॉल्ट का निर्माण होता है, जो कई बार नुकसान पहुँचा सकती है हमें। यह फॉल्ट म्यांमार के मध्य भाग से होकर गुजरती है और अंडमान सागर तक फैली हुई है, जिसका चित्र यहाँ पर मैप में मैंने आपको दिखाया हुआ है। यही वो फॉल्ट है जिसके कारण से भीषण नुकसान हुआ है और भूकंप वाला एरिया है ये। सांगिंग फॉल्ट एक स्ट्राइक स्टिल फॉल्ट है जिसमें प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं। ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ये दोनों के समानांतर, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। इसी को कहा जाता है पैरेलल रूप से खिसकती हैं। और सबसे भीषण भूकंप वहीं पर बनता है जहां पर प्लेटें पैरेलल रूप से खिसकती हैं, और वही यहां पर हुआ है। ओके, भूकंप का इतिहास कैसा रहा है? 1839 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे मांडले और आसपास के क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ था। 2016 में भी बागान जगह है, 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए थे। भूकंप के कारण म्यांमार हिमालयन बेल्ट के पास स्थित है। यह भारत यूरेशियाई प्लेट का टकराव होता है। यह क्षेत्र टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है। सांगिंग फॉल्ट इस टकराव का एक हिस्सा है। यह म्यांमार भूकंप का प्रमुख कारण भी बनता है। और दरअसल माना यह जा रहा है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इसमें कुछ हलचल हो रही है पिछले कुछ वर्षों से। इसलिए आपने देखा होगा तिब्बत में भी कई बार भूकंप के, बहुत बड़ी भूकंप देखे गए हाल के दिनों में। इसके कारण से माना जा रहा है कि इस छोटे छोटे झटकों का आने वाले समय में बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे भी फिलहाल म्यांमार में देखा गया बड़ा इम्पैक्ट, वैसा ही संभावना बन रहा है कि भारत में भी इस तरह के भूकंप देखे जा सकते हैं। म्यांमार भूकंपरोधी निर्माण की कमी है। अधिकांश इमारतें पुरानी, कमज़ोर हैं, जो आसानी से ढह जाती हैं। थाईलैंड में इतना नुकसान नहीं हुआ है। म्यांमार, बैंकॉक में नहीं हुआ है इतना नुकसान, जबकि वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। म्यांमार में क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि भूकंप रोधी इमारतें नहीं हैं वहाँ पर। भारत पर प्रभाव, सांगिंग फॉल्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जोखिम पैदा करता है, क्योंकि यह क्षेत्र भी टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है। नॉर्थ ईस्ट इसीलिए भूकंप जोन 5 में आता है। भारत के म्यांमार के साथ आपदा प्रबंधन, भूकंप निगरानी में सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। और बस यही ये टॉपिक था। सांगिंग फॉल्ट के बारे में मुझे आपको पढ़ाना था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इससे जुड़े हुए यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे? MCQ दिखेंगे। ढेर सारे MCQ हैं जो आपको PDF में मिल जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, एक एक करके सभी टॉपिकों को ध्यान रखिएगा। पहला टॉपिक जो पढ़ा है उसको भी ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल का ये टॉपिक है। क्या पता शॉर्ट आंसर में आपसे मेंस एग्जामिनेशन पूछ रही है। ओके, क्योंकि इसका आयोजन
मार्च में ही किया गया, क्योंकि इसका आयोजन 20 से 25 मार्च में ही हुआ है। तो होप सो कि भाई पूछ ले आपसे मेंस एग्जाम में शॉर्ट आंसर में, इसलिए इसको भी पढ़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। और रिवीजन वीडियो जो आता है ना 70 बीपीएससी के लिए, उसको 71 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें GS2 के मैं टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। GS1 के भी टॉपिक मैं उसमें करवाऊंगा, जहाँ से सवालों की गारंटी होती है उसको हम लोग वहाँ पे रिवीजन वीडियो में करेंगे। तो कृपया करके सभी वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए और पढ़िएगा रेगुलर। सारे मास्टर और पत्रकार बीपीएससी से रिलेटेड, अभी पता ही होगा कि एक दूसरे मास्टर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, पत्रकार महोदय को भी ब्लेम कर रहे हैं, पत्रकार मास्टरों को ब्लेम कर रहे हैं, यही सब घटनाक्रम चल रहा है। उस बीच में अगर आपको कोई कह रहा है कि पढ़ो, इन सब से कुछ नहीं होने जाना है, पढ़ लिख के एग्ज़ाम आप क्रैक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो विश्वास कीजिए उस पर और पढ़ाई कीजिए। मेरे जानने वालों बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मुझे उनमें से कोई एक नहीं दिखा जिसने सीट खरीद के सिलेक्शन लिया हो। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कई बार इन सब चीज़ों को। होता होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि धांधली नहीं होती होगी, सेटिंग नहीं होता होगा, सरकारी है तो होता होगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि सारे सीटें को बेच दिया गया है, तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे जान पहचान में जिन बच्चों ने पीटी पास की है, मुश्किल से उनका घर ही चलता है। घर की हाउसवाइफ महिलाओं ने पास किया है पीटी भाई, जिनके बाल बच्चे भी हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो पैसे दे के पास हुए हैं? मैं जानता हूँ उनको पर्सनली। तो ऐसा नहीं है। कृपया करके सकारात्मक माहौल बनाए रखें और सकारात्मक तरीके से तैयारी करें। सिलेक्शन होता है, अगर आपका अंदर मेरिट होगा तो सिलेक्शन होगा आपका। पीटी कट ऑफ अगर आपने पार किया होगा तो पीटी पास हो गए रहते आप। मेंस का कट ऑफ अगर आप पास करेंगे तो इंटरव्यू में आप जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद अगर फाइनल कट ऑफ आप पार करेंगे तो सिलेक्शन आपका श्योर ही होगा, कोई आपका नाम नहीं हटा देगा सेलेक्टेड लिस्ट से। कॉपी भी दे देता है आपको चेक करने के पश्चात। पीटी की कॉपी भी अपलोड होती है, आंसर की भी अपलोड होता है। तो थोड़ा सा प्रोसेस पर भरोसा रखिए और पढ़िए, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ओके, धन्यवाद आप सभी।